Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazrin और सामीन और नाजरीन, I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद हमने जो बेशुमार सिलसिले जारी रखे हैं ताकि ज़िंदगी में हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले एबल डिसेबल कम्युनिटी के जो लेजेंड्स हैं उनका तारुफ भी कराया जाए और दीगर मौज़ूआत पे भी अपने ख़यालात एक दूसरे तक पहुँचाएँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो आएगा द ग्रेट लेजेंड्स, उन अजीम शान लोगों का तारुफ जो हमने पहले भी स्टार्ट कर रखा लेकिन कम हुआ, तो उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं द ग्रेट लेजेंड, इनका नाम है मिस्टर तलाल वहीद। बेटा तलाल वहीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब तलाल वहीद की मेरी जो सलाम दुआ है, मेरे शुरू के स्टूडेंट से बहुत लंबी कहानी है और इनकी ज़िंदगी लाइफ बैटल, जो बैटल किया उन्होंने, बैटल फॉर सर्वाइवल, वो कैसे किया ये तो ये खुद बताएंगे। ना पूछ हाल किसी भी उदास चेहरे का, ना पूछ हाल किसी भी उदास चेहरे का, हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है। कहानियाँ ऐसे नहीं बन जाती, इनके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो बेटा तलाल, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और तमाम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, हम दोस्त अहबाब, उन सब की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है और आप जो है विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो ब्लाइंडनेस का मसला कैसे पैदा हुआ और आपको कैसे एहसास हुआ। लो बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले मुझे अपने प्रोग्राम में लाने के लिए और सब्सक्राइबर्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला। मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक फैमिली से है, इस्लामाबाद में ही हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में। और मेरी जो ब्लाइंडनेस का मसला है वो बचपन में शुरू हुआ। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई और ब्लाइंड नहीं था, तो हमारे लिए ये सबसे पहला एक मेरे वालिदैन के लिए ये एक चैलेंज भी था और एक अब ये उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट भी अल्लाह ताला ने बना दी और उसमें उनका और टीचर्स का बड़ा एक कलीदी रोल रहा है। तो उस हवाले से मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो स्पेशल एजुकेशन से अल मखदूम से शुरू हुई। उसके बाद मैंने मेन स्ट्रीम कॉलेज से पढ़ा और बैचलर्स किया, बीबीए किया और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने स्पेशलाइज़ किया नमल से। और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इस्लामाबाद से। फिर अल्लाह ताला के ख़ास करम से मुझे मौका मिला इंटरनेशनल डिप्लोमास और सर्टिफिकेशंस करने का। फिर अमेरिका में मैंने लेजिस्लेटिव फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू डिसेबिलिटी एंड एमरजेंसीज में स्पेशलाइज़ किया। अमेरिका जाके हंगरी में मैंने UNHCR के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिसेबिलिटी और प्रोटेक्शन पे सर्टिफिकेशन ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा वगैरह किया और काफ़ी अब जो अभी मेरी फील्ड है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इस दौरान आपको मुख्तलिफ ममालिक में भी जाने का मौका मिला, तो थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएंगे कि आपने ड्यूरिंग द सर्विस और किन किन ममालिक का सफ़र किया और वहाँ किस तरह की ऑब्जर्वेशन, क्या चीज़ें आपने बतौर ख़ास महसूस की। बहुत शुक्रिया सर, मैं कोशिश करूँगा कि ये इसका असल में मुझे ट्रैवल करते हुए
13 साल हो चुके हैं और मेरा जो टोटल करियर है वो तकरीबन यानी कूजे में समंदर को बंद करना है। हाँ जी, लेकिन मैं पूरी माशाल्लाह, कोशिश माशाल्लाह। करता हूँ। तो मुझे जॉब करते हुए जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई है तब से मेरा जो रोल था, शुरू में मैंने काम पाकिस्तान में ही किया और उसमें ये जो फ्लड इफेक्टीज हैं, सैलाब ज़दगान है, ज़लज़ला ज़दगान है, इसमें जो लोग पहले से डिसेबल थे या जो कुदरती या इन आफात की वजह से जो डिसेबल हो गए, उनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मुझे पाकिस्तान में प्रोग्राम में मैंने सक्सेस हासिल की तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी कि मैंने बाकी ममालिक को विज़िट भी किया, कभी छोटी छोटी असाइनमेंट्स के लिए, कभी बड़ी असाइनमेंट्स के हिसाब से भी मैं पोस्टेड भी रहा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, एशिया पैसिफिक जिसमें ये न्यूजीलैंड वाली साइड है, ऑस्ट्रेलिया ये वाली, और सेंट्रल अमेरिका में जो लैटिन कंट्रीज़ हैं, स्पेनिश कंट्रीज़ हैं वो, और अफ्रीका के वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ सारा, और इसके अलावा काफ़ी ममालिक में मैंने अभी तक टोटल जो है वो 44 से 45 ममालिक जो हैं वो मैंने विज़िट किए हैं मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के लिए, और ये तमाम जो थे वो काम के सिलसिले में ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपका एक सवाल था उसके जवाब की तरफ मैं आता हूँ कि मतलब उसमें क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया। एक अल्लाह ताला की शान है, एक उसका निज़ाम है, कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उन्हें एक्सेस करने वाले लोग कम हैं, डिसेबल लोग कम हैं। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की, सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड की मिसाल लेते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, डिसेबल लोग। और यहाँ पे हमारे पास, अगर हम अपने ग्लोबल साउथ को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ कम हैं लेकिन लोग ज़्यादा हैं। तो बस मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है कि मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ी बात थी कि एक मुश्किल कंट्री में मैंने अपने आप को सरवाइव करवाया, और करियर में भी और हर चीज़ में। फिर आपको मालूम होगा, हमारे व्यूअर्स को भी, सब्सक्राइबर्स को भी, कि जॉब ऐसे नहीं होती, जॉब में अपने आप को आपने मनवाना होता है प्राइवेट सेक्टर में। तो मेरा जो सारा करियर है अभी तक वो एनजीओ सेक्टर में ही है, और इसमें फ्रेंच एनजीओज हैं, ब्रिटिश हैं, आजकल मैं एक जर्मन एनजीओ में एज अ ग्लोबल एडवाइज़र फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट काम कर रहा हूँ, और उसमें मैं 23 ममालिक के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात है, यहाँ सवाल ये पैदा होता कि आर यू टोटली ब्लाइंड और पार्शली साइटेड? सर, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। टोटली ब्लाइंड है तो ट्रैवलिंग में कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, कोई मसला तो नहीं होता ना? नए लोगों के लिए ये सवाल है, मैं तो खुद कहता हूँ कोई मसला नहीं। सर, ट्रैवलिंग जो थी, जब तक मैं पाकिस्तान बेस्ड जॉब कर रहा था तो मैं अकेला ही ट्रैवल करता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अकेले ट्रैवल करने में, क्योंकि आपको अपने ट्रू पोटेंशियल का पता चलता है कि आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं जब आप बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर ये कि जब मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना शुरू किया मुल्क से बाहर, तो उनकी सबसे पहली शर्त ये थी कि आपने असिस्टेंट के साथ ट्रैवल करना है, क्योंकि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो इस वजह से अब जो है वो मिक्स काम है। आप कह लें कि 50% मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, अगर असिस्टेंट के वीज़ाज ना मिले या बिज़ी हो या छुट्टी पे हो। अदरवाइज ये होता है कि मेरे साथ असिस्टेंट होता है। मेरे हिसाब से दोनों तरीकों के, अकेले ट्रैवल करने के अपने बेनिफिट्स हैं और असिस्टेंट के साथ भी अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप अकेले बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, और उसको सिर्फ कर नहीं सकते, एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन, मुख्तलिफ एनजीओज के साथ आपने काम किया, तो किस तरह के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, किस तरह की असाइनमेंट्स आपको दी गई और किस तरह का काम, ताकि एक नया फील्ड है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हजरात हैं या जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं, किस तरह के काम जो थे आपके सुपुर्द किए गए, ये थोड़ी सी तफसील बता दें। जी सर, जो यूनाइटेड नेशन से मुतल्लिक मेरी जॉब असाइनमेंट्स रही हैं यूएनडीपी और यूनिसेफ के साथ, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग काम रहे। मिसाल के तौर पे यूनिसेफ के साथ लाओस में मैंने काम किया, तो उसमें करना ये था कि जो मुख्तलिफ घराने थे जिनमें बच्चे थे किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ, तो वहाँ की हुकूमत उनको कैश देना चाहती थी हर मंथ, जैसे हमारा यहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे।
तो स्पेशल कार्ड्स के ज़रिए उनको माहाना वजीफ़ा देना चाहती थी। तो उस वजीफ़े के जो प्रोग्राम था उसका तयन करना कि हर घर को कितना वजीफ़ा मिलेगा और किस बेस पे, वो एक पूरी रिसर्च थी बस असल में। और उस रिसर्च को कंडक्ट मैंने किया, उसको डिज़ाइन मैंने किया, उसकी बेस पे जो 4 साल का प्रोग्राम था वो मैंने डिज़ाइन किया और उसकी बेस पे सारा अभी भी वो प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। इसी तरह यूएनडीपी में यूक्रेन में जो काम था मेरा, वो ये था कि वहाँ पे जो नर्सेज और डॉक्टर्स थे, जब उनके पास लोग डिसेबल होके आते थे तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता था कि उन्होंने उनको कैसे उनकी सिचुएशन के साथ दोस्ती करवानी है, कि अब वो एक नई लाइफस्टाइल में आ चुके हैं, वो डिसेबल हो चुके हैं, तो अब उनको कैसे मैनेज करना है अपनी लाइफ को, और उनकी फैमिलीज की काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग सारी, उसके हवाले से मैंने पूरी दुनिया की जो गुड प्रैक्टिसेस थी उनको पहले इकट्ठा किया, उसकी बेसिस पे केस स्टडीज़ बनाई, फिर उसके बाद उनको ट्रेन किया कि ये इस तरह से आप लोग ये काम फलाना मुल्क ऐसे कर रहा है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। उनको 10 ऑप्शंस मैंने क्रिएट करके दी। अभी जो आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें मेरी बहुत इंटरेस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन है, और उसमें रिसर्च के अलावा ये है कि जितने ममालिक में कुदरती या जंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े डिज़ास्टर्स में तब्दील होते जा रहे हैं, तो उन डिज़ास्टर्स में जो डिसेबल लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम्स आपने डिज़ाइन करने हैं, उन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन मैं करता हूँ। फिर मुख्तलिफ ममालिक में हमारी टीम्स हैं, हमारी NGO की जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, और उनकी टीम्स उन ममालिक में उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं मेरी गाइडेंस के अंडर। फिर उन्हीं ममालिक में मैं उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए भी जाता हूँ, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराने के लिए भी जाता हूँ, और जब वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने लगते हैं तो उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, क्लोजर, इवेल्युएशन सब मुझे फैसिलिटेट करनी होती है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा काम है रिसर्च, टेक्निकल एडवाइस, और जो तीसरा बड़ा काम है वो है न्यू प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करके लेकर आना, अपने जो कन्विंस करना डोनर्स को कि हमारे पास जो काम है वो इतना अच्छा है और उससे इतने मिलियन लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसकी बेस पे नए प्रोग्राम्स को लेके आना। और बड़े बड़े डोनर्स जैसे जर्मन गवर्नमेंट है, अमेरिकी गवर्नमेंट है, और इस तरह से इनके साथ डायलॉग्स रखना, मीटिंग्स रखना, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करना, जिसमें इनके आगे अपना काम रखना। और जो आखिरी चीज़ है वो ट्रेनिंग है, और वो मेरा सबसे फेवरेट कामों में से एक है। और उसमें कि एक जो डिसेबल बंदा है वो अपने आप को फ्लड की सिचुएशन में कैसे रेस्क्यू कर सकता है, अर्ली वार्निंग्स कैसी होनी चाहिए जिसमें तमाम टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ शामिल हो सकें, तमाम लोग अपनी लाइफ बचा सकें, चाहे वो ड्राउट है या फ्लड है या लैंडस्लाइडिंग है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डिज़ाइन करना, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना, तो ये टेक्निकल साइड है। और शेल्टर्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स कौन से होने चाहिए, कैंप्स में अगर लोगों को रहना पड़ रहा है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एमरजेंसीज में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वक्त कम होता है और आपने 6 महीने से साल के अंदर सब कुछ प्रोवाइड करके निकलना होता है, उसके बावजूद रिसोर्सेज भी कम होते हैं। तो ये जो सारा गेम है इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इमरजेंसीज में, वो यही है कि कम से कम वक्त में आपने कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव करने हैं, जिसमें आप लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये है सर इन अ नटशेल। अच्छा, इसमें अब दो सवाल ऐसे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आपने बताया कि USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या UK, वहाँ तो इंग्लिश है लैंग्वेज। जब आपने बताया कि काफ़ी ममालिक का विज़िट किया, तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो कैसे आप सॉल्व करते हैं? जैसे कीनिया है तो कीनिया में तो लकीली ये था कि उनकी आधी आवाम जो है वो अंग्रेज़ी बोल लेती है। और तंजानिया में मुझे ये बहुत इशू फेस हुआ, तंजानिया में, रवांडा में, ये 2 ममालिक थे। फिर और भी कई ममालिक हैं जहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ कि क्योंकि जिन लोगों को नज़र आता है वो तो चले इशारों से काम चला सकते हैं ना, इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ा मसला होता था। तो मैंने वक्त के साथ साथ ये चीज़, कुछ मैंने चीज़ें सीख ली और उनको अडेप्ट कर लिया। तो अब मैंने किसी भी मुल्क पहली दफ़ा जाना होता है तो मैं पहले उनके कुछ ग्रीटिंग्स सीख लेता हूँ, 8 से 10 चीज़ें जाने से पहले मैं याद कर लेता हूँ कि आपने शुक्रिया कैसे कहना है, हाल कैसे पूछना है, पानी कैसे मांगना है,
तो एक फ़नी वाक़या याद आ गया मुझे कि मुझे ना तंजानिया में जब हम थे तो अगले दिन मुझे मेरी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, तो मैंने शाम को आके अपने स्टाफ को होटल में बोला कि मुझे ना इस्त्री चाहिए। अब वो इस्त्री का अंग्रेज़ी लफ्ज़ तो मुझे आता था, वो मैंने उनको बता दिया, लेकिन अब मुझे ये ना समझ आए कि मैं उसको बिल्कुल जो वो लड़का था उसको नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने गूगल पे सर्च करके तस्वीरें निकाल के वो उसको दिखाई, तो उसमें भी वो मुझसे आगे से 2-3 सवाल कर रहा था। गालिबन उसके पास 2-3 किस्म के फिर से ऑप्शंस मौजूद थी। तो फिर मैंने सर्च करके जो सॉफ्टवेयर्स थे उनकी मदद से लोकल लफ्ज़ ढूंढ के फिर उसको कहा कि मुझे वो चाहिए, तो फिर उसने मुझे वो ला के दी। तो मसाइल तो होते हैं, लेकिन ये कि बड़ी फ़नी सिचुएशंस भी हो जाती हैं बीच में, और बड़ा कुछ इंसान सीखता है मेरे हिसाब से। जो ट्रू लर्निंग है ना, वो मुख्तलिफ कल्चर्स को देख कर, और अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह, उसने किस किस किस्म के ज़ुबानें, लोग और वहाँ के फूड क्रिएट किए हैं। फिर हलाल फूड का भी एक बड़ा, लैंग्वेज के बाद जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है वो हलाल फूड का होता है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। तो उसमें भी बड़ी रही हैं सिचुएशंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है सब। बहुत खूब। एक और सवाल ज़हन में आता, कंसिडर आवर सेल्फ इक्वल। जब तक हम अपने आप को खुद आम लोगों के बराबर ना समझें, इक्वल, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी अपनी सोच की बात है ना। कॉल अस इक्वल, नॉट स्पेशल। ये स्पेशल का जो लेबल दूसरी डिसेबिलिटी पे आप लगाएं तो वो आपका मसला जो भी है। लेकिन ब्लाइंड लोग अब हर शोबा जिंदगी में जिन्होंने अपने आप को इस स्पेशल के चक्कर से निकलवा लिया या निकाल लिया, वो तो कामयाब हुए, मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी बने। अब्दुर्रहमान वाहिद इंडोनेशिया के पुराने जो प्रेसिडेंट थे, पार्सली साइटेड थे, और बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग हैं। तो ये अब सवाल यही है कि हमें आप तलाल बताएं कि हमें पहले अपने आप को, कोई भी बड़ा काम करना है, ज़हनी तौर पे तैयार करना होगा ना। जब तक तैयार नहीं करेंगे अपने आप को, हाथ पकड़ के कोई हमें कहाँ तक ले जाएगा। अब आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, दूसरे लोगों को कोई ऐसा तरीका या अपने ख्यालात जो हैं वो बताएं कि हमें सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक चीज़ डाली कि एम हाई रखना है अपना, और उस प्रोसेस में जब आप अपना मकसद ऊंचा सा रख लेते हैं, उसमें आपको बड़ी शुरू में मुश्किलात भी आती हैं, लोग हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप क्या करोगे, आप खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, दूसरों को क्या बचाओगे ना। तो लेकिन ये कि एक चीज़ पे कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना, मेरे ख्याल से इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया है। और दूसरी चीज़, एम जो था वो मेरा था कि मैंने किसी ऐसे लेवल पे पहुंचना है जहां से मैं इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ डिज़ाइन ना कर सकूं, सिर्फ उनको मॉनिटर ना कर सकूं, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ हो, कि मुझे माना जाए कि मैं एक एक्सपर्ट हूं और मैं इन प्रोग्राम्स को, इनके बारे में स्पेशलाइज कर चुका हूं और मैं इनके बारे में एक एक्सपर्ट के तौर पे पहचाना जाता हूं। तो ये मेरा एम था इस लेवल तक। तो उस एम को हाई रखना और उसके ऊपर अपने ट्रैक को फॉलो करते रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के साथ। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। अक्सर आपके बड़े ऐसे लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वो आपके मेंटर्स होते हैं, तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो आपको मना करेंगे या डिस्करेज करेंगे, लेकिन आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ता है। तो ये चीज़ है। दूसरा एक चीज़ मुझे और जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो थी कंपटीशन। और जब भी आप जॉब्स में, मैं क्या हूँ, मैंने ये देखा है कि आपका कंपटीशन लाजमी होता है और हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर वो जिसे स्पॉटलाइट कहते हैं ना, वो ज़्यादा होती है कि यार देखते हैं ये क्या करता है, या देखते हैं ये क्या करती है, तो इसको नज़र नहीं आता या इसको कोई माजूरी है, तो देखते हैं ये कैसे अचीव करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, या कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। तो हम क्योंकि स्पॉटलाइट में होते हैं, तो हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हमने ना सिर्फ अपने आप को मनवाना है, लेकिन पिछलों के लिए भी दरवाज़ा खुला छोड़ के जाना है
कि हमारे बाद भी कोई आए तो वो दाखिल हो सके। तो जहाँ से आपने जाना है वहाँ से ये नहीं कि बस अपना रास्ता क्लियर करके अपना फ़ायदा लेके तो आपने चले जाना है और बाकी कोई आप जाएं तो उसके बाद ये इंप्रेशन बन जाए कि किसी ब्लाइंड को भी नहीं रखना। तो मेरी फील्ड में एक ये चैलेंज था स्पॉटलाइट वाला। दूसरा चैलेंज ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इमरजेंसी रिस्पांस में, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस की जॉब्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब हमें जिस तरह यूजुअली आदत है कि बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट हो या लाइफ टाइम जॉब हो, वो इसमें बहुत रेयर होती है, बहुत ही रेयर। तो इसलिए उस हवाले से देख के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे सर्वाइव करना, फिर उसके साथ साथ अगली जॉब, मतलब जॉब ढूंढते रहना एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है इसमें। तो उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने कि किसी भी काम का शुरू कर लेना कोई खास मायने नहीं रखता। असल बात है कंसिस्टेंसी, साबित कदमी। उस काम में जैसे आपने बताया मसाइल भी होंगे, रुकावटें भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ हम हदीस के अल्फाज कोट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमन तो बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, कह दे कि मैं ईमान लाया और फिर साबित कदम हो जा। साबित कदमी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। आपने सही बात बताई है कि अगर मैं आप और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं कुछ करना चाहते हैं तो उनको इस पैटर्न पे अपने आप को तैयार करना होगा कि हमने सोच समझ के कोई कदम उठाना है, लेकिन अगर कदम उठा लिया तो फिर उसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। लोग दिलचस्पी लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो अच्छा, अब ये मेरा ख्याल है इस एजुकेशन वगैरह, जॉब वगैरह के मामले में तो कुछ बातें हुई, क्योंकि आपका जितना एक्सपीरियंस है वाज़ेह बात है जो जो आगे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह मज़ीद आपसे मालूमात लिया करेंगे और दोस्त अहबाब भी आपसे बातें करें। अब थोड़ी सी पर्सनल लाइफ, तो वो जब जॉब बंदे को सबसे पहले बात तो वही है एक्सेप्टेंस। ब्लाइंड बंदा हो गया, एजुकेशन हो गई, जॉब मिल गया, नेक्स्ट स्टेप जो है वो घर बसाना। घर बसाने के बारे में आप अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी फर्स्ट सेकंड जॉब हुई तो उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेक्स्ट स्टेप यही होता है। फिर सारे घर वालों को भी फिक्र होती है और घर वालों से ज़्यादा फिर जो फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में लोग होते हैं वो भी इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि शादी कब होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल गोइंग हैं और हम लोग इधर ही इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो घर बन गया जी। और एक सवाल अब ये है कि मेरी और आपकी सलाम दुआ या तारुफ कैसे हुआ, ये बताएं। सर ये बड़ी नाइस मेमोरीज हैं। मैं अल मक्तूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एक सेंटर था जिसका था नाम NISE, और उसमें आप जॉब कर रहे थे और हमारे जो एक टीचर थे उन्होंने मैं क्लास 4th में था, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि आप कभी सर मनान से मिले हैं जाके? तो कोई ब्रेल के हवाले से गालिबन मुश्किल थी मुझे, तो कोई टेस्ट था, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मिला। तो कहते हैं कि आप अभी जाएं। तो वो स्कूल के बैक पे एक बिल्डिंग थी, उसमें आपका ऑफिस था और फर्स्ट टाइम मैं वहाँ आपके पास आया था क्लास 4th में, और वहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। और तब से लेके अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने मुझे उस वक्त से लेकर और अब तक मैं कहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ को मेरे पेरेंट्स भी, ये नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को मेरे पेरेंट्स भी आज तक इसके जो है वो गवाही देते हैं और इस चीज़ को याद रखते हैं कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। उसमें आपने एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, आपने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया, बहुत बड़ा। हर बंदे की कोई ना कोई मसरूफियत, जॉब इसके अलावा तकरीबन हर शख्स की कोई ना कोई हॉबी जो होती है, मशगला जिसको हम कहते हैं, जिसका कोई ज़रूरी ताल्लुक
ज़रूरी उसके जॉब या उसकी शख्सियत से नहीं होता। जी। डू यू हैव एनी हॉबी? हॉबीज सर मेरी काफ़ी ज़्यादा हैं। पहली बात तो यह है कि टाइम भी मिलता कि नहीं आपको। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि ये है ना। हॉबीज मेरी बहुत अच्छी हैं और ज़्यादा हैं, लेकिन उनको मुझे डिवाइड करना पड़ता है वक्त के हवाले से, क्योंकि मेरी अभी भी जॉब ऐसी है जिसमें 40% ट्रैवल है। तो महीने में 15 दिन मैं मुझे काम करना होता है ऑफिस से और 15 दिन मेरा ट्रैवल होता है, 15 दिन से ज़्यादा। तो उस हवाले से हॉबीज़ में एक तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि जो ट्रैवलिंग मेरी हॉबी थी वो मेरी जॉब में ही बहुत ज़्यादा शामिल हो गई। तो वो काम के साथ साथ मुझे जब मौका मिलता है तो मैं अल्लाह ने अलग से सबब बना दिया ना। सबब बना दिया, और अलग अच्छा। से भी मैं मतलब काम के अलावा भी ट्रैवल करता रहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ भी, खुद अकेले भी, फ्रेंड्स के साथ भी। तो एक तो ये हॉबी है जिसके लिए मुझे टाइम कम ही मिलता है। दूसरा, मुझे बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और वो भी वो आपने मुझे रास्ता दिखाया था, और अल्लाह ताला बख्शिश करे साइमा अम्मार की, उन्होंने हमें चैनल प्रोवाइड किया था, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। तो ये वहाँ से ये चीज़ कैसेट से, ऑडियो कैसेट से बुक्स का लिसनिंग का स्टार्ट हुआ। और आपको याद होगा, आपने एक दफ़ा मुझे सबसे पहली जो मैंने बुक पढ़ी थी सबसे पहली क्लास 5th में, वो आपने मुझे दी थी हमा यारा दोज़ख, वो थी सिद्दीक सालिक की, और ब्रेल में वो बुक थी, और आपने मुझे कहा कि ये 2 वॉल्यूम्स पे बुक है, ये तुमने पढ़नी है। और मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, और वो बुक 1 साल मेरे पास पड़ी रही। फिर 6th क्लास में जाके वो बुक मैंने पढ़ के आपको उसका फीडबैक दिया। तो तो उसके बाद से मुझे एक ऐसा वो एक चस्का लगा बुक्स का कि वो अभी तक मैं सुनता हूँ। और उसके लिए मुझे वक्त मिल जाता है जब लंबी लंबी फ़्लाइट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से जो मिडल ईस्ट से अमेरिका या न्यूजीलैंड की जो फ़्लाइट है वो 14 से लेकर 17 घंटे तक भी चली जाती है। जो न्यूजीलैंड की फ़्लाइट है 17 घंटे 40 मिनट की वो फ़्लाइट है। तो जो अब मैं ये करता हूँ कि फ़्लाइट्स के दौरान, क्योंकि इंसान बहुत बोर हो जाता है, तो मैं बुक्स वगैरह लेके रख लेता हूँ और ऑडियो बुक्स वगैरह वो सुनता हूँ। तो कुछ हॉबीज़ ये हैं। बाकी जब फैमिली हो जाती है सर, आपको पता है, फिर वो आपकी जो सारी लाइफ है वो उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, बच्चों के, घर वालों के। तो अब जो फिर टाइम होता है फिर वो उनके साथ स्पेंड करते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब आखिर में वही बात है कि आप अपनी तरफ से कम्युनिटी को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हो कि क्या, कि मैसेज वो हो कि हम जब तक डिपेंडेंट रहेंगे, मोहताज रहेंगे, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो मैसेज बेटा आप जो देना चाहें वो बताएं। सर, मेरा पैगाम तमाम लोगों के लिए ये है कि हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम में से कोई डाउन है, हमें एज अ कम्युनिटी, एज वन ग्रुप उस चीज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कोई नए एरिया में जाना चाह रहा है, नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो उसको इनकरेज करें, उनके लिए रास्ते ढूंढने में उनकी हेल्प करें। और मेरा पर्सनल मोटो यही है कि कोई आके बहुत डिफरेंट सी फील्ड की बात करता है मुझसे आके, तो मुझे अपना टाइम याद आता है कि मेरे लिए कितना मुश्किल था बीबीए करना, और मेरे लिए बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन साइड्स पे जाना बड़ा मुश्किल था। तो लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ते निकाले, अच्छे लोग भी मिले। तो हम, मेरे ख्याल से हमें उनके लिए, तमाम अपने दोस्तों के लिए रास्ते निकालने की ज़रूरत है। दूसरा, एज अ कम्युनिटी हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पेरेंट्स के लिए भी मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, ब्लाइंड हो गए हैं। तो उस हवाले से मैं पेरेंट्स को वही एक मैसेज आपके चैनल के तवज्जुह से देना चाहूँगा कि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा इनाम भी है। और मेरे हिसाब से एक बैलेंस आपको लेके मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ना आपने बहुत ओवर प्रोटेक्टिव साइड पे जाना है, ना ही अंडर प्रोटेक्टेड साइड पे जाना है। एक ये बैलेंस के साथ लेके चलना है, और यही मुश्किल हो रहा है अभी। तो बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगा, और सर का भी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस चैनल पे आ सकूँ। तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने आज
महसूस किया होगा। तूफान नूह लाने से अचशम फ़ायदा, तूफान नूह लाने से अचशम फ़ायदा, दो अश्क भी हैं काफ़ी जो दिल पर असर करें। तो बेटे तलाल ने आज बड़ी वजाहत के साथ और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में, जामे अल्फाज में अपना कैरियर भी बताया, मैसेजेस भी दिए। उम्मीद है आप तमाम अहबाब गौर व फिक्र के साथ जब भी मेरी कोई वीडियो देखें पहले टाइटल देखा करें, टाइटल के बाद ये खुद समझें, कोशिश करें एक दूसरे तक ये बातें पहुंचाएं, मिले बताएं कि कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ एक बात अगर हमें समझ आ जाए कि कोई भी मसला, परेशानी, तकलीफ खुदा की तरफ से अगर आती है तो फिर लाजम है कि खुदा उसका हल भी बताएगा, भेजेगा खुद हल। सिर्फ बात यह है कि डू नॉट बिकम होपलेस, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वही बात है कंसिस्टेंसी। तो तलाल बेटे जी, आपको मैं अपनी तरफ से तमाम मेरे जो सैकड़ों हज़ारों सब्सक्राइबर, दोस्त, अहबाब हैं और मज़ीद बनेंगे, वो सब की तरफ से आपका शुक्रिया, इस शर्त के साथ कि हमारा, मेरा, आपका, हमारे दोस्तों का राब्ता रहेगा आगे चल के। आप हमें वक्तन फ़वक्तन जब पाकिस्तान आया करेंगे, मिला करेंगे, मज़ीद इंटरव्यू, मज़ीद डिस्कशनें चलेंगी। जो लोग आपसे मिलना चाहें वो बाकायदा से मीटिंग रखा करेंगे जब आप आया करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर जो है वो लोग आपसे मिले, आपसे मुशावरत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वस्सलाम वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।